सोचने वाली बात है कि 2013 से लेकर के 2017 के बीच में 27 लग्जरी बसेस को मंगाया जाता है। एक बस की कीमत होती है 30 करोड़, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है 33 करोड़ और 7 राज्यों पर दबाव डाला जाता है कि आपको स्कैनिया की यही लग्जरी बस को लेना होगा। अब रिपोर्ट निकल के आती है कि ये तो सब ठीक था। इन बसों को बेचने के लिए स्वीडन की जो स्कैनिया लग्जरी बस है, इन 7 राज्यों को बेचने के लिए बकायदा रिश्वत दी गई थी, ब्राइब दी गई थी, तब जाकर के बसों को बेचा गया था। इसमें नितिन गडकरी जी का भी नाम शामिल है कि उनके परिवार को हमने गिफ्ट की थी इस लग्जरी बस को, तब जाकर के ये सारे प्रोजेक्ट हमारे सफल हो पाए। सवाल यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र ने 35 बसेस को लिया था 2013-16 के बीच में और कर्नाटक की सरकार ने 50 को लिया था। बाकी के 5 का मुझे नहीं पता क्या डाटा है, आप देख के मुझे बताइएगा। सोचने वाली बात है कि नितिन गडकरी जी जो कैबिनेट स्तर के जो मिनिस्टर हैं, क्या उनका परिवार एक लग्जरी बस लेगा? सिर्फ इतनी हैसियत? तो ये बात कुछ विश्वास करने लायक नहीं है। नितिन गडकरी ने बाकायदा कहा है कि ऐसी खबरें बिल्कुल गलत हैं, उन्होंने किसी भी तरह की ब्राइब नहीं ली है और जो भी ऐसा कह रहा है, जिस भी सोर्सेज से, जिस भी माध्यम से खबर आ रही है, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा, डेफर्मेशन का केस कर दिया गया है। ये सरासर झूठ है। और एक बात मानिएगा, अगर ये बात बिल्कुल सही निकलती है कि रिश्वत दी गई है, तो आप यकीन मानिएगा तो इसमें भारत की में जो पार्टनर कंपनी है स्वीडन की स्कैनिया लग्जरी बस की, उस पर भी सवाल खड़े होंगे। जब उस पर सवाल खड़े होंगे तो मोदी जी तक तार पहुंचेंगे। शुरू से मैं आपको बताता हूं होता क्या है। तो इंटर स्टेट में चलने वाली जितनी भी आपकी बसेस होती हैं, लग्जरी बसेस में सिर्फ 2 ही बसेस का नाम है। एक है आपकी वॉल्वो और दूसरी आपकी स्कैनिया लग्जरी बस। ठीक है, वॉल्वो में अमूमन मैंने और आपने दोनों ने कभी ना कभी तो इसका इस्तेमाल किया होगा। अमूमन मैं तो हमेशा करता हूँ। लग्जरी बसेस का अपना यही एक फ़ायदा होता है कि हम कब 300, 400, 500 किलोमीटर का ट्रैवल कर लेते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। थकान महसूस नहीं होती, आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं, कोई समस्या नहीं होती। ऐसी लग्जरी बस है ये आपकी स्कैनिया। अब देखिए, जो स्कैनिया बसेस हैं और जो आपकी वॉल्वो बसेस हैं, दोनों के बीच में जो प्राइस अगर देखेंगे, दोनों का सेम प्राइस है। मेंटेनेंस कॉस्ट स्कैनिया की बहुत कम है वॉल्वो के हिसाब से, लेकिन वॉल्वो के पार्ट्स इतने महंगे नहीं हैं जितने महंगे हो जाते हैं स्कैनिया की लग्जरी बस के। पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जो कि थोड़ा डाउन कर देते हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वॉल्वो बैठती है ठीक। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि 2013 से 16 के बीच में, 17 के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन पे बाकायदा एक प्रेशराइज किया गया था कि आपको स्कैनिया की लग्जरी बसेस को खरीदना है। 7 राज्यों में बाकायदा घूस दी थी इस कंपनी में खुद की बसेस को बेचने के लिए। और इसीलिए मेरे पास वो सोर्स नहीं है कि मैं इन डेप्थ तक जाकर बात कर सकूं, लेकिन हाँ, अपने आप को जो 0 TRP एंकर कहते हैं, प्राइम टाइम को NDTV पे होस्ट करने वाले एंकर रवीश कुमार ऐसे मुद्दों को बहुत उठाते हैं जिसमें TRP अमूमन बहुत ज़्यादा नहीं आती है। अमूमन इसमें TRP आए या ना आए, वो TRP का मुद्दा नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे वास्तविक रूप से NDTV ने उठाए, ऐसा लोगों का विश्वास भी है और वाकई उठाए भी है। और कई सारे मीडिया चैनल्स ने अगर उठाए हैं तो मेरे संज्ञान में बात नहीं है। तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा रवीश कुमार जी से, इसलिए थंबनेल पे फोटो भी लगाया मैंने, कि आप इस बात की तह तक जाइए और अपने दर्शकों के साथ साथ देश की जनता को ये भी बताइए कि इसकी सच्चाई क्या है। कई लोग बोल रहे हैं कि उनके परिवार, नितिन गडकरी जी के परिवार को लग्जरी बस देना, बात जमती नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक ट्वीट आया था और इसको ट्वीट किया था दिलीप मंडल ने और कहा था कि सेक्रेटरी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पद पर रह चुके IAS अफसर विजय छिब्बर ने रिटायरमेंट के बाद 2017 के स्कैनिया कंपनी की भारतीय यूनिट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर कैसे जा बैठे, ये सवाल है और सारा जवाब आपको यहाँ मिलेगा। मेरे पास नहीं है इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। इस पर अगर जांच निकल के आती है, मजाक आ जाएगा और जो विश्वास है हमारा अपनी सरकार के मंत्रियों के ऊपर भी, वो थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं रवीश कुमार जी से बिल्कुल जाकर के, और इसलिए मैं रवीश कुमार जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस पर एक प्राइम टाइम करें और आप लोग जितने भी देख रहे हैं सब शेयर कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि जो भी सारी बातें हैं, ये पॉइंट अगर क्लियर हो जाएगा सारी बात आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर बोला कि भारतीय इकाई, भारतीय यूनिट स्कैनिया का इंडियन पार्टनर कौन है। अगर जितनी भी अगर घूस दी गई होगी तो वो इंडियन पार्टनर के थ्रू गई होगी। देखो, मैं आपको बताता हूँ, भारत में इस कंपनी की सहयोगी है सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक लिमिटेड, जिसके मालिक हैं गुजरात के सूरत के रहने वाले रूपचंद्र वैद। बताया जाता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को आधुनिक बसें
3D टेक्नोलॉजी आदि को लेकर के दूसरी तमाम तरह की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उसका लॉजिस्टिक की सुविधा इस कंपनी ने उपलब्ध कराई थी। अगर स्कैनिया ने भारत के किसी राज्य में रिश्वत दी है तो इसके थ्रू ही दी होगी। आपको एक हैरत अंगेज वाला मैं आपको एक फैक्ट देता हूं इसी कंपनी के बारे में। इस कंपनी की ना जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें गड़बड़ियां बहुत ज़्यादा है। 2014 में इस कंपनी का कारोबार 1,500 करोड़ रुपए का था। यह सबसे तेज से उभरती हुई ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी थी, लेकिन एक साल बाद ही कंपनी दिवालिया होने लगी। एक रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सबसे बड़ी डिफॉल्टर कंपनी यही कंपनी थी। इसके बावजूद इस पर कोई भी अभी तक सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। कई तरह की गड़बड़ियां होने के बाद भी इसका खाता एनपीए नहीं हुआ है और इसे डिफॉल्टर होने से बचाया गया है। तो क्या साफ तौर पे आपको नहीं लगता कि इसको राजनीतिक फायदा पहुंचाया जा रहा है? देखिए, लगातार विपक्ष को अनसुना करना, उनको साइडलाइन करना, उनकी बातों को ना सुनना, ये लोकतंत्र को खतरे में तो करेगा ही करेगा, बल्कि आपकी आज़ादी को छीन के ले जाएगा। क्योंकि इस आज़ादी का महत्व तो मैंने और आपने नहीं समझा है, क्योंकि इस आज़ादी को हमारे पूर्वजों ने बड़े ही मेहनत के साथ खून पसीने की लड़ाई करने के बाद हमें और आपको तोहफे के रूप में दी है, या कि एक घटिया शब्द का इस्तेमाल अगर मैं कर सकूं, खैरात में दी है। और खैरात में मिलने वाली चीज़ों का कहाँ मूल्य होता है? और ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि ठोकर लगने के बाद आपको अकल है। ठोकर लग चुकी अकल आपको आ जानी चाहिए। इसीलिए विपक्ष को महत्व देना जरूरी है। विपक्ष कह क्या रहा है कि जेपीसी की मांग की है उन्होंने कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई जाए, जो सच है वो देश की जनता के सामने लाया जाए। कि जेपीसी कमेटी का नाम आपने राफेल के वक्त सुना होगा कि एक जेपीसी कमेटी बनाइए और राफेल में अगर स्कैम है तो सामने आ जाएगा, नहीं है कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको मान लिया जाएगा। लेकिन सरकार ने कमेटी नहीं बनाई थी। देखो, जिन लोगों को ये नहीं पता कि जेपीसी कमेटी कहते किसे हैं, देखो जेपीसी कमेटी में ना आपके 30 से 31 मेंबर होते हैं, सभी दल के लोग होते हैं, सबका बराबर का इसमें अधिकार होता है। लेकिन इस कमेटी का जो चेयरमैन होते हैं वो रूलिंग पार्टी के ही मेंबर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जिस जेपीसी कमेटी जिस भी उद्देश्य से बनाई गई, जिस भी जांच के उद्देश्य से बनाई गई है, वो क्या कर सकती है, ये कमेटी के 31 जो मेंबर हैं वो उस व्यक्ति को या उस इंस्टीट्यूशन को अपने पास बुला सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। और पूछताछ करने के बाद कार्रवाई होती है ना, ये 3 महीने के अंदर पूरी करनी होती है इस कमेटी को, और संसद में इस रिपोर्ट को देना होता है 3 महीने के अंदर। एक सवाल ये भी आ सकता है कि किसी व्यक्ति को बुलाया, किसी इंस्टीट्यूशन को बुलाया और व्यक्ति अगर पेश नहीं हुआ तो इसको संसद की अवमानना माना जाता है। उस व्यक्ति से लिखित में और यह मौखिक रूप से लिया जाएगा कि आप क्यों नहीं आए। तो ये सारी बातें हैं जेपीसी कमेटी को लेकर के। इसीलिए जोर दिया जा रहा है कि जो भी स्कैम अगर इसमें हुआ है या नहीं भी हुआ है, जेपीसी कमेटी बैठाई जाए और इसमें इस बात को बताया जाए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसका बारे में देश की जनता को पता होना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से ये बात निकल के सामने आई है तो उसमें कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन बहुत सारी सरकारें हैं जो कि जेपीसी कमेटी को नहीं बनाती हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जेपीसी में सबसे ज़्यादा जो आपके मेंबर होते हैं वो रूलिंग पार्टी के होते हैं, फिर भी नहीं बैठाते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि इतिहास में जब जेपीसी कमेटी बैठी है तब तक वो अगला इलेक्शन हारे हैं। अमूमन अपने जो आम चुनाव होते हैं वो हार जाते हैं, इसलिए सरकारें जेपीसी कमेटी नहीं बैठाती हैं। इस बात की क्या सत्यता है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, रवीश कुमार जी से मैंने रिक्वेस्ट की है और आपके जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पता नहीं क्या कैसे कैसे सोर्सेज होंगे, लेकिन मेरे इतने इन डेप्थ वाले सोर्सेज नहीं है कि सारी चीज़ों को रेत करके ले आएँ। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया है कि इस तरीका का भी थोड़ा सोचना चाहिए और इस तरीके से हिसाब से चलना चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए आप यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप लीजिए। और जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।